अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CSE स्कॉलरशिप गाइड बुक। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे कि हम लोगों ने स्कॉलरशिप अगर हासिल करनी है तो हम पहले स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक हम कौन कौन से काम करेंगे, कि हमने स्टेप 1 में क्या काम करना है, स्टेप 2 में क्या काम करना है, स्टेप 3 में हमने क्या काम करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि हमें बताएं कि हम लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम लोगों ने कौन सा स्टेप किस टाइम परफॉर्म करना है। तो आज की वीडियो का पर्पज़ ही यही है कि आप लोगों को वो तमाम स्टेप्स हम बता सकें जो आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम लोग अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब होगा? एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हम लोगों ने वो अपना एरिया फाइंड करना है या वो स्पेशलाइजेशन फाइंड करनी है जिस पर हम लोग काम करना चाह रहे होते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि मैं एक स्टूडेंट है, वो काम करना चाह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, इसी के पैरेलल वही स्टूडेंट जो है वो काम करना चाह रहा है मशीन लर्निंग पे। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। अब इस स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? आप लोगों ने वो एरिया सेलेक्ट करना है कि जो आपके ज़्यादा क्लोजेस्ट हो, जिस पर आप लोग आसानी से काम कर सको। जब आप लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना फाइंड कर लेते हो तो आप लोगों ने फिर आगे अपना बाकी प्रोसेस करना होता है। जब तक आप लोगों को अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कि हम लोगों ने किस डायरेक्शन में काम करना है, क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर डायरेक्शन जितना भी है वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट अच्छा नहीं है या आप लोगों ने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अच्छा फाइंड आउट नहीं किया तो आप लोगों को फ्यूचर में जब आप लोग काम करेंगे या आप लोगों ने रिसर्च आर्टिकल्स लिखोगे या अपना PhD MS का थीसिस लिखोगे तो उस टाइम आप लोगों को बहुत सारी हर्डल्स आएंगी। क्यों कि आप लोगों ने उस पर पहले काम नहीं किया होगा, फिर उसको आप लोगों को थॉरली पढ़ना, उस पर आप लोगों को ग्रिप बनाना, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। तो बेहतर है कि आप लोग उस फील्ड पे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाओ जिस पर आप लोगों ने काम किया हो या जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो, क्योंकि एक नई फील्ड पे काम करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब हम लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमेशा अपनी CV बनाते हैं। CV हम लोग पहले क्यों नहीं बना रहे हैं, इसकी रीज़न ये आ रही होती है कि हम लोगों ने अपनी CV के अंदर वो तमाम चीज़ें लिखनी होती हैं कि जो हमें चाहिए होती हैं। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ कि मुझे अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया कि मैंने काम करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब जब मुझे ये पता चल गया कि मैंने काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करना है तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मेरे पास सर्टिफिकेशंस भी होनी चाहिए। सर्टिफिकेशन के बाद फिर मुझे इसके लिए और क्या चाहिए होगा, सेमिनार्स अगर हो जाएं कुछ मैं वो अटेंड कर लूँ, फिर उसके बाद कुछ मैं वेबिनार्स अटेंड कर लूँ। इस तरह के आपको मैं कुछ और एक्टिविटीज़ हैं वो मैं इन्वॉल्व कर लूँ या मैं कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह में कोई अटेंड वगैरह कर लूँ। तो आप लोगों ने जब एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रेलिवेंट अपना मटेरियल कलेक्ट करते हो या कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह आप लोग कर रहे होते हो तो वो चीज़ें जब आप लोग CV में ऐड करते हो तो आपकी CV को वर्थ मिल रही होती है, उसकी वेटेज ज़्यादा हो जाती है। कि बजाय आप लोग ये लिखो कि मैंने BS इसमें किया हुआ है, MS इसमें किया हुआ है, या आप लोग जस्ट टू द पॉइंट CV बनाओ, तो उससे बेहतर है कि आप लोग वो चीज़ें भी ऐड करो जो आपके फ्यूचर को या आपके CV को वेटेज दे सकें। और वो आपकी क्या होंगी, आपकी सर्टिफिकेशंस हो जाएंगी, आपके सेमिनार्स, आपके वेबिनार्स वगैरह हो जाएंगे। और ये सारा कुछ आपका डिपेंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहा होगा। तो आप लोगों ने हमेशा एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहले फाइंड आउट करना है और उससे रेलिवेंट आप लोगों ने कोई ना कोई काम ऐसे लाजमी करने हैं जिसकी बेस पर आपके CV को वेटेज मिल सके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है कि हम लोगों ने सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया। इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बेस पर हम लोगों ने अपनी CV बनाई। CV में हम लोगों ने कौन कौन सी मटेरियल्स ऐड करना है ये हम इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो में कवर अप करेंगे। हम फ्यूचर में आपके लिए वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम लोग जितने भी स्टेप्स आज कर रहे हैं इन तमाम स्टेप्स को 1 बाय 1 परफॉर्म डिटेल के साथ करेंगे। जब हमने CV बना ली, CV बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लेटर ऑफ मोटिवेशन। अब ये लेटर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? लेटर ऑफ मोटिवेशन को आप लोग इस तरह समझ लें, इसके अंदर आप लोगों ने 2 चीज़ें कवर अप करनी होती है। एक तो अपना प्रीवियस बैकग्राउंड कवर अप करना होता है और दूसरा इसमें आपने अपना फ्यूचर डायरेक्शन या आप लोग कह लो अपना रिसर्च प्रपोजल को डिस्कस करना होता है। ये आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, अब प्रीवियस वर्क में आप लोग क्या डिस्कस करोगे? प्रीवियस वर्क के अंदर आप लोग बताओगे कि आप लोगों ने BS लेवल में कौन सा काम किया हुआ है, आप लोगों ने अगर MS किया हुआ है तो आप लोगों ने MS में क्या काम किया हुआ है, या आप लोग मतलब आपकी प्रीवियस स्टडी जितनी भी है, चाहे वो आपकी रिसर्च ओरिएंटेड है या आपका कोर्स वर्क ओरिएंटेड है, जो कुछ भी है उसका आप लोग बताओगे। पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दोगे, फिर उससे रेलिवेंट अपना बताओगे कि आपने BS में क्या किया था, फिर MS में क्या किया था, फिर उसके बाद आप लोग अपनी प्रोफाइल के बारे में बताते हो। सिंपल वर्ड्स पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप लोग किसी CV को लिखते हो तो CV में आप लोगों की डिटेल डिस्क्रिप्शंस नहीं होती हैं, जस्ट आप लोग अपने काम को बता रहे होते हैं कि हमने
ये चीज़ें की हुई हैं, लेकिन लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप बताते हो कि ये काम आपने किया कैसे है, उसके बारे में आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हो। फिर जब लेटर ऑफ मोटिवेशन आप लोग लिख लोगे तो उसमें आप लोगों ने सेकंड पैराग्राफ में आना होता है, जिसमें आप लोगों ने अपना फ्यूचर प्लान या रिसर्च प्रपोजल के बारे में डिस्कशन करते हो कि हम लोगों ने फ्यूचर में ये काम करना है, हमारा रिसर्च प्रपोजल ये है। तो आप लोगों ने लेटर ऑफ मोटिवेशन में एक पेज पे एक प्रॉपर समराइज फॉर्म में अपना बैकग्राउंड और अपना फ्यूचर डायरेक्शन ये कंप्लीट लिखना है। जब आप लोग लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख लेते हो तो उसके बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो। आप लोगों ने जब भी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करो तो यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन आप लोग अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिहाज से करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होता है कि हम लोगों को समझ नहीं आ रही है कि हमारा सुपरवाइज़र हमें रिस्पांस क्यों नहीं दे रहा, हम लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन भी कर रहे हैं, लेकिन हमें रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा होता। तो इसकी रीज़न आप लोगों के लिए होती है कि जब भी आप लोग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो या तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट का जो सुपरवाइज़र है उसको रिस्पॉन्स नहीं करते हो, उसको आप लोग ईमेल नहीं कर रहे होते हो, या आप लोग यूनिवर्सिटी वो सिलेक्ट करते हो कि जिसमें आपकी जो क्राइटेरिया है या आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुई होती है। रिक्वायरमेंट कंप्लीट इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोगों को मैं बता दूं कि हो सकता है कि इस यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हो सीएस पे, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है एससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है हमें सीएस चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है एससी, तो वो आपको किस बेस पर आप लोगों को एक्सेप्टेंस देगी। तो जब भी आप लोग यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करो तो यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन के लिए आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले देखना है कि आप लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रेलिवेंट डिपार्टमेंट उसमें है या नहीं है। अगर आप लोगों का डिपार्टमेंट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप लोग उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट नहीं करोगे। जब आप लोग ये फाइंड आउट कर लो तो उसके बाद देखो कि ये यूनिवर्सिटी आपकी स्कॉलरशिप कौन कौन सी ऑफ़र कर रही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो विदाउट सीएससी होती हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कि जो सीएससी से ज़्यादा भी आपको एक्सपेंस आपका मैनेज कर रही होती है, आप लोगों को इनकम दे रही होती है, आपको पेमेंट दे रही होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो सिर्फ पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफ़र करती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो बिल्कुल भी पे नहीं कर रही होती, वो आपको सेल्फ फंडेड होती हैं। तो आप लोगों ने उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है जो आप लोगों को स्कॉलरशिप दे रही हो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन ऐसे आप लोगों ने करनी है। हम आप लोगों को प्रॉपर ये वीडियो के थ्रू डिटेल के साथ कवर अप करवाएंगे कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में कौन कौन से प्रोसेस कैसे करने हैं। जब आप लोग यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर लोगे तो उसके बाद आप लोगों ने उस यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के बाद सुपरवाइज़र्स को ईमेल करनी है। अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम लोगों ने सुपरवाइज़र को ईमेल कैसे करनी है। सुपरवाइज़र को ईमेल आप लोगों ने इस तरह करनी है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्कॉलर सेलेक्ट की है ABC। मैंने ABC यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें से अपना डिपार्टमेंट फाइंड किया है XYZ, ये मेरा डिपार्टमेंट आ गया। अब हमेशा क्या होता है, हम लोगों की गलती क्या होती है कि जब हम लोग अपना डिपार्टमेंट देख लेते हैं, हम क्या करते हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी सुपरवाइज़र हैं उन सब का ईमेल लिया, उन सब को मैसेज करने लग जाते हैं और फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोगों को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब ये जितने भी सुपरवाइज़र हैं, क्या डिपार्टमेंट सेम होने के साथ क्या इन तमाम का एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम हो सकता है? नहीं होगा। आप काम करना चाह रहे हो ए डिपार्टमेंट में, लेट्स सपोज आपकी स्पेशलाइजेशन है ए। अब ए जो है वो सिर्फ इसके पास है, बाकी किसी के पास ए नहीं है। ए मीन्स कि आप लोग किसी एक स्पेसिफिक एरिया में काम करना चाह रहे हो, तो ये सुपरवाइज़र आपको क्यों रिप्लाई देगा, ये आपको क्यों रिप्लाई देगा, ये दोनों आपको क्यों रिप्लाई देंगे? हो सकता है कि आप लोग इसको मैसेज भी कर रहे हो, लेकिन हो सकता है इसके पास आपकी सीट्स किसकी ऑलरेडी फुलफिल हो, या इसके पास मेरिट लिस्ट में आप लोगों के लिए कोई हेल्प ना कर सकता हो या आपके लिए। तो इस तरह की कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इसमें। तो आप लोगों ने जब भी सुपरवाइज़र सिलेक्शन करनी है या सुपरवाइज़र को ईमेल करना है, तो आप लोग सबसे पहले उसकी प्रोफाइल को अपनी प्रोफाइल के साथ मैच करो। अगर तो वो मैच कर रही है तो सुपरवाइज़र को आप लोगों ने मैसेज भी वही लिख के भेजना है कि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आपका सेम है, तो इसकी बेस पर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। आप लोग अप्लाई ए में करना चाह रहे हो, सुपरवाइज़र का एरिया ऑफ इंटरेस्ट बी है, तो कैसे आप लोग एक दूसरे से कोलैबोरेट करोगे? और अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल भी जाती है तो आपको सुपरवाइज़र के आपको सुपरवाइज़र के एरिया पे काम करना पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत इशू करेगा। क्यों कि आप लोगों ने उसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, सुपरवाइज़र आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा होगा, जिसकी बेस पर आप लोगों को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमेशा उनको सिलेक्ट करो कि जो आप लोगों के एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रेलिवेंट हो। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि जब हम लोगों ने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना सुपरवाइज़र को ईमेल्स वगैरह करने के लिए हम लोगों ने एक अपना सोच लिया कि हमने अपने इन सुपरवाइज़र्स को ईमेल करनी है। अब सुपरवाइज़र को ईमेल करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोगों का लेट्स सपोज ये कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर बना हुआ है, मैंने इसका नाम लिख दिया है यूनिवर्सिटी के नाम से, ठीक है। आप लोगों का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, इसका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि मैंने फ़ाइल्स बनानी है, मैंने लिख दिया ये मेरी यूनिवर्सिटी ए है, इसकी वर्ड फाइल है, ठीक है, A.doc
CX, ये फर्स्ट कर लो मेरी पहली यूनिवर्सिटी फाइल है। फिर मैंने एक और फाइल बनाई जिसके अंदर मैंने लिख दिया B.docx। इसका क्या मतलब है कि डॉक्यूमेंट ये वर्ड की दूसरी फाइल बनाए। इस तरह हर यूनिवर्सिटी की आप लोग अलग अलग फाइल्स बनाओ और हर फाइल के अंदर सुपरवाइजर्स के ईमेल लिखो, लिख के अपने पास सेव कर लो। इसी तरह इसके अंदर भी आप लोग ईमेल लिखो और अपने पास लिख के सेव कर लो। जब आप लोगों ने मल्टीपल फाइल्स बना दी, फिर आप लोगों ने क्या करना है, फाइल्स बनाने के बाद अब आप लोगों ने कोई भी एक फ़ाइल ओपन की, ठीक है, ओपन करोगे तो इसके अंदर क्या आपको मिलेगा, ईमेल्स मिलेंगी। अब आप लोगों ने अपना ईमेल अकाउंट ओपन किया, ईमेल ओपन करके आप लोगों ने सबसे पहले टाइटल आता है, ठीक है, आप लोगों का पहले तो आप लोग ईमेल एड्रेस लिखते हो सुपरवाइज़र का। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने ईमेल लिखा, ईमेल लिखने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि आप लोग यहाँ पे सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट ये टाइटल एक ही बात है, ठीक है, आप लोग सब्जेक्ट लिखते हो। सब्जेक्ट आप लोग लिख लो कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंस लेटर। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे पूरा एक मैसेज कंपोज करते हो जिसके ऊपर लिखते हो कि मैं आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम है, मुझे एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए। तो ये चीज़ें कुछ आप लोग लिख रहे होते हो। जब आप लोग ये सब लिख लेते हो, लिखने के बाद फिर आप लोग इसमें अटैचमेंट पे अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन और CV भेजते हो। भेजने के बाद आप लोग सुपरवाइज़र के मैसेज का रिस्पॉन्स, उसके मैसेज का या उसका रिस्पॉन्स का वेट कर रहे होते हो आप लोग। तो आप लोगों ने अभी तक कौन कौन से एरिया आपने स्टेप्स को कंप्लीट किया है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड किया है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद आपने अपनी CV बनाई। CV किसकी बेस पर बनाई, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की बेस पर अपनी CV बनाई। उसके बाद आपने अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाया। लेटर ऑफ मोटिवेशन किस पर डिपेंड है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्लस CV। उसके बाद आप लोगों ने इसकी बेस पर आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन की। यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन किस बेस पर आप लोगों ने की कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे हूँ, मैंने ये काम करना और इस सुपरवाइज़र से, इस तरह के सुपरवाइज़र्स के साथ करना है। फिर आप लोगों ने उन यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करने के बाद उनका ईमेल एड्रेस फाइंड आउट किया। ईमेल फाइंड करने के बाद आप लोगों ने मुख्तलिफ फाइल्स बनाई, उनके अंदर ईमेल्स डाले, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उन सुपरवाइज़र्स को ईमेल की। अब आप लोगों को ये मैं अलग अलग क्यों बनवा रहा हूँ फाइल, इसकी क्या वजह आ रही है, इसकी वजह ये आ रही है कि लेट्स सपोज आप लोगों को इस सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस मिल गया है। आप लोग इसकी जो एक्सेप्टेंस का जो फाइल है या ये जो फाइल है, इसको आप लोग एक अलग फोल्डर बनाओ, उसके अंदर रख दो कि मुझे यहाँ से एक्सेप्टेंस आ चुकी है। इस तरह बाकी यूनिवर्सिटी से भी सिलेक्शन लो और जो यूनिवर्सिटी आप लोगों को प्रायोरिटी वाइज आपको लगेगी ये ज़्यादा बेहतर है, उसको प्रायोरिटी वाइज आप लोग फिर डिवाइड कर लोगे। अगर एक ही यूनिवर्सिटी को बार बार ईमेल करोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा और फिर आपका हो सकता है वही सुपरवाइज़र बार बार रिस्पॉन्स दे रहा हो आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है कि जब हम लोगों ने फाइल्स भेजनी है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम लोग सुपरवाइज़र को मैसेज करें, सुपरवाइज़र रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो बाज़ों का प्रॉब्लम ये भी होती है कि आप लोगों की सुपरवाइज़र को ईमेल रिसीव नहीं होती हैं। उसकी वजह ये आती है कि यहाँ पर चाइना में आप लोगों की जो जीमेल है, आप लोगों का जो याहू वगैरह ये नहीं चल रहे होते हैं। आपकी गूगल की जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो जीमेल आ रहा है या कोई भी आ रहा है, वो यहाँ पर नहीं चलती हैं। इसको चलाने के लिए हम लोग VPN का यूज़ करते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो सुपरवाइज़र्स को ईमेल जाते हैं वो स्पैम फोल्डर चले जाते हैं एनोनिमस होने की वजह से। तो आप लोग कोशिश करो कि जब भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो अप्लाई करते हो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज़ करो। माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो है वो सबसे बेहतर रहता है। वजह ये है कि माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेस, इस अकाउंट की एक्सेस यहाँ पर है। आप लोग आउटलुक यूज़ कर लो, ठीक है, आप लोग हॉटमेल यूज़ कर लो। ये सबसे बेहतर है आपके लिए कि आप लोग इनका इस्तेमाल करो। इनके थ्रू आप लोग ईमेल्स करो सुपरवाइज़र्स को तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। ईमेल आपकी जीमेल के थ्रू भी रिसीव हो जाएगी और भी बाकी जितने भी आपके पास है उनसे भी हो जानी है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो आपका एल्गोरिदम लगा होता है, उस एल्गोरिदम की वजह से वो ईमेल्स जो होती है वो बाज़ औक़ात स्पैम में चली जाती हैं। हो सकता है वो ईमेल डिले हो जाए। तो ये कुछ अकाउंट्स वगैरह ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आप लोगों को मैसेज भेज लेते हैं, इसमें इतनी हर्डल से आपको नहीं आएंगी। तो बेहतर है आप लोगों ने जो स्ट्रगल जीमेल के लिए करनी है वही थोड़ी सी स्ट्रगल इसके लिए कर लो, तो ये उनके मुकाबले में ज़्यादा रिलायबल है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आता है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब हम लोगों ने ईमेल्स बनाई, सुपरवाइज़र को ईमेल की, तो उसके बाद हमने क्या करना है, सुपरवाइज़र का रिस्पांस का वेट करना है। ठीक है, कि जब तक हमें सुपरवाइज़र का रिस्पांस नहीं आता हमने वेट करना है। अब क्वेश्चन ये पैदा हो रहा है कि हम लोगों ने कितने दिन वेट करना है, क्या 5 दिन करूँ, 10 दिन करूँ? तो कम अज़ कम आप लोगों ने सुपरवाइज़र का 20 दिन रिप्लाई का वेट करना है। वजह ये आ रही है कि सुपरवाइज़र चाइना में बहुत बिजी होते हैं। वो जब ईमेल्स ओपन करते हैं तो फिर उसके बाद कहीं स्टूडेंट्स को उनको ईमेल एट अ टाइम आई होती है, तो फिर उनको सबको रिस्पॉन्स करना एट अ टाइम मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप 20 दिन वेट करें और उसके बाद आप लोग दोबारा से जो आप लोगों ने अब यहाँ पर जो आपको स्टेप 6 मैंने बताया था, आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की हुई थी,
और आप लोगों ने यहाँ पर फाइल बनाई थी। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वाली फ़ाइल जो है आपको पता है मुझे यहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं आई, अब इन तमाम टीचर्स को आप दोबारा से ईमेल करोगे। ठीक है, आप लोगों ने ये प्रोसेस यूज़ किया, ठीक है, फाइल टाइटल यूज़ किया, सब्जेक्ट अटैचमेंट की फाइल्स की, अकाउंट के थ्रू ईमेल्स भेजी और फिर दोबारा से उनको वेरीफाई करवा दिया। अब सुपरवाइज़र को फिर आपकी ईमेल आएगी तो वो आपको रिस्पॉन्स देंगे, अगर नहीं तो फिर 20 दिन वेट करो, आप फिर करो। तो इस तरह ये है कि आप लोगों को 3-4 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आपको मिल जाएगी। और अगर आपको सुपरवाइज़र रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो इसका मतलब यही है कि या तो सुपरवाइज़र को आपका ईमेल नहीं मिल रहा, और अगर वो मिल रहा है तो उसके पास सीट्स फिलअप हुई हैं जिसकी बेस पर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो फिर आप लोग बाकी जगह भी ट्राई करें कि आपको कहीं ना कहीं से एक्सेप्टेंस ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप लोग ये स्टेप जितने भी मैं बता रहा हूँ इसके लिहाज से आप लोग फुलफिल करते हो तो आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप लेना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये इनमें से एक स्टेप भी आगे पीछे कर देते हो तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जब सुपरवाइज़र का रिस्पॉन्स आता है तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि वो आपसे पॉसिबल है कि वो आपसे इंटरव्यू करे। सुपरवाइज़र बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे के लिए क्या यूनिवर्सिटीज़ ये करती हैं कि वो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए इंटरव्यूज़ कॉन्टैक्ट करवाती हैं, जिसमें वो आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं, इतने ज़्यादा एडवांस नहीं करते। क्वेश्चन किस तरह के होंगे वो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी प्रीवियस स्टडी क्या है, फिर वो आपसे अपने लैब के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हमारे पास इस टाइम ये काम अवेलेबल है, अगर आप ये काम कर सकते हो या आप इसके लिए विलिंग हो तो आप मुझे बताओ, मैं आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता हूँ। क्योंकि सुपरवाइज़र जो होते हैं उन लोगों ने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया होता है कि किस स्टूडेंट ने कौन सा काम करके देना है, तो उसके लिहाज से फिर वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को जब एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा वो ये भी पॉसिबल है कि वो इंटरव्यू करें और ये भी पॉसिबल है वो विदाउट इंटरव्यू भी आपको दे दें। तो ये डिपेंड करता है सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र पे कि उनके पास फंडिंग कैसी है, उनके पास प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, वो आपसे किस तरह की एक्सपेक्टेशन करना चाह रहे हैं। तो ये सुपरवाइज़र टू सुपरवाइज़र है, तो इसमें इतना कोई वो प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ बहुत एडवांस होगा। वो जस्ट आप लोगों से आपका प्रीवियस बैकग्राउंड देखते हैं और आपका फ्यूचर डायरेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि जब हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्टेंस आ जाए। अब देखिए आप लोगों ने जब यहाँ से स्टेप्स फाइंड आउट किए कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन से सुपरवाइज़र ईमेल फाइंड किए, फिर फाइल्स बनाए, फाइल से देखें आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जब काम किए कि आप लोगों ने अटैचमेंट की, 1 बाय 1 फाइल सुपरवाइज़र को भेजी, फिर आप लोगों ने अकाउंट यूज़ किया, फिर सुपरवाइज़र का रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर हमने क्या किया, फिर जब रिस्पॉन्स आया तो वो क्या कर सकता है हमारे साथ, फिर उसके बाद हम लोगों ने जब मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आ जाएँ तो हमने फिर क्या करना है कि उसमें से बेस्ट यूनिवर्सिटी जो हमें लग रही है हम अब प्योरिटी देंगे। फ़र्ज़ कर लें मुझे 3 एक्सेप्टेंस मिले हैं, अब मैंने एक रखना है CSC के लिए, ठीक है, एक रखना है मैंने, लेट्स सपोज मुझे एक आंसू स्कॉलरशिप का भी मिल गया है, लेट्स सपोज एक और मुझे मिल गया जो मुझे मिल गया है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का। अब मैंने प्रायोरिटी देनी है कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे अप्लाई करना चाहिए। अब मैं अप्लाई तीनों में करूँगा, ठीक है। अब तीनों में से देखूंगा कि मुझे सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड किस में मिल रहा है। आंसू में मुझे मिल रहा है, मैं पहली प्रायोरिटी इसको दूंगा। अब मुझे CSC से भी मिल रहा है अच्छा स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड, अब मैं सेकंड प्रायोरिटी इसको दूंगा। अब यूनिवर्सिटी से भी मुझे मिल रहा है, अब मैं देखूंगा कि इसका स्कॉलरशिप क्या है। अगर तो इसका स्कॉलरशिप मुझे मिल रहा है 3000 3500 फिर तो ठीक है, अगर कम मिल रहा है तो फिर मैं इसको कह लो कि 50% चांसेस है मैं इसको एक्सेप्ट करूँ, 50% है मैं नहीं करूँ। लेकिन ये 2 यूनिवर्सिटी जो मेरे लिए लाजमी या नेसेसरी है कि मैंने इनको हर हाल में अप्लाई करना है इन यूनिवर्सिटीज़ में। तो इस तरह जब आप लोगों के पास स्कॉलरशिप के लिए मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो आपके लिए कह लें आप लोगों के लिए आपके लिए आसान हो जाता है सिलेक्ट करना कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है। अब जब आप लोगों ने मल्टीपल एक्सेप्टेंस में से बेस्ट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है तो उसके बाद क्या करना है, फिर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना स्कॉलरशिप के लिए। और जब अप्लाई कर दोगे तो उसके बाद आप लोगों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा और फिर आप लोगों को उसकी बेस पर एडमिशन लेटर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन कहीं स्टूडेंट्स का आ रहा होता है कि हमें बताएं कि प्री एडमिशन लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर और एडमिशन लेटर ये तीनों में क्या फ़र्क है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये कवर अप करेंगे कि आखिर इन तीनों में फ़र्क क्या होता है, हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि मेरा एडमिशन हुआ है नहीं हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा कि प्री एडमिशन की बेस पर मेरा एडमिशन हुआ है, ये क्या सिनेरियो है। ये आने वाली वीडियोस में हम लोग प्रॉपर कवर अप करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जब हमारा एडमिशन हो जाता है तो फिर क्या है। तो आपका जब एडमिशन हो गया तो उसके बाद आप लोग यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक सा प्रोसेस था। तो देखें हम लोगों ने हर काम कैसे किया कि हम लोगों ने पहले एक काम किया, फिर दूसरे पर आ गए, इसी के बेस पर थर्ड पर आए, इसी के बेस पर फोर्थ आए, फिर फिफ्थ आए। इसी तरह हमारा पूरा प्रोसेस एक सीक्वेंस में चल रहा है। और जब हम लोग ये सीक्वेंस में काम करते हैं तो
हम लोगों के लिए स्कॉलरशिप लेना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब हम लोग ये काम एक सीक्वेंस में नहीं करते, अब देखें, एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आप लोगों के लिए डायग्राम मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि फ़र्ज़ कर लो कि दोनों गाड़ियाँ एट अ टाइम चलने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा कि ओवरलैप करने की कोशिश करेंगी कि एक कहेगी पहले मैंने जाना है, दूसरी कहेगी मैंने, गाड़ी ने कहना है मैंने जाना है। तो जब एट अ टाइम दो गाड़ियाँ एट अ टाइम चल रही होंगी तो यही प्रॉब्लम आपके लिए आएगा, ये आपके लिए इंटरप्शन क्रिएट कर देगा। यही चीज़ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जब आप लोग हर काम को एक सीक्वेंस में करते हो, एक प्रॉपर वे पे, एक सिनेरियो पे करते हो, तो आपके लिए कोई भी हर्डल्स नहीं आती। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर हर्डल आ रही है, तो जब हर्डल आ रही है तो मैं इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लूँगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ पर भी हर्डल आ जाए, यहाँ भी हर्डल आ जाए, दोनों काम मैं एट अ टाइम करूँ, तो क्या होगा, तो मैं ना ये काम कर सकूँगा और ना मैं ये काम कर सकूँगा। लेकिन जब आप लोग हर काम को एक स्टेप वाइज करोगे तो आपके लिए आसानी भी होगी और हर काम आप लोग ईजी माइंड होकर कर लोगे। तो आज का वीडियो का लेक्चर यही था कि आप लोगों को प्रॉपर स्टेप्स बताए जाएँ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, आप लोगों को इंशाल्लाह आंसर देंगे हम लोग। और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो हम लोग आपके लिए इसके लिए प्रॉपर वीडियो भी बनाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।